फर्ज कीजिए कि आप पानी में लहरों को देख रहे हैं और लहरों को देखते देखते आपने एक तस्वीर खींच ली। तो वो जो लहर है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने बनी। तो इस तस्वीर को अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक कोसाइन का ग्राफ है और कोसाइन का चूंकि साइक्लिक ग्राफ होता है, साइक्लिक मतलब दोहराता हुआ ग्राफ है, तो वो चीज़ भी आपको नज़र आ रही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वेव की एक इक्वेशन लिखिए जो कि फासले के हिसाब से हो, तो क्या बनेगी भाई? y फंक्शन हो इस फासले का, यानी जब अर्ज में वेव जा रही है उस हिसाब से तूल में पार्टिकल्स कितना ऊपर नीचे होते हैं, यही होती है ना वेव। तो इसके लिए आप जानते हैं कि ये होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड फर्ज कीजिए कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ 3 है, तो ये -3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 cos ऑफ x। और अब बात यह है कि जैसे टाइम पीरियड के केस में हमने देखा था, उसी तरीके से अगर फासले के ग्राफ पे एक मुकम्मल वेव को देखा जाए तो ये फासला मीटर्स में है, आप देख सकते हैं। गोया यहाँ वक्त की नहीं, यहाँ फासले की बात हो रही है, तो इसे कहा जाता है लैम्डा, जो कि होती है वेवलेंथ। ये भी आप जानते हैं। तो भाई अगर ये मुझे इस्तेमाल करना है किसी भी फासले के लिए, तो इसमें बस ये देखिए कि भाई अगर मेरा 2 पाई पूरा कंप्लीट होता है, मतलब 2 पाई की साइकिल अगर पूरी कंप्लीट होती है, तो ये फासला वेवलेंथ के बराबर होता है, जो फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि 4 मीटर है। तो अगर 2 पाई का फासला पूरा तय होगा तब जाके मेरे पास एक पूरी वेव आएगी, यानी ये y जो है मेरा 3 के बराबर होगा। तो अगर मैं इसे 2 पाई बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं कि इस x को 2 पाई बटा लैम्डा से डिवाइड कर दूं। तो होगा क्या कि जब ये फासला 4 है तो लैम्डा तो 4 है ही, ये दोनों कट जाएंगे तो cos 2 पाई बनेगा, और cos 2 पाई बराबर होता है 1 के। गोया मेरी डिस्प्लेसमेंट 3 आएगी, तो ये बात साबित हो गई। अच्छा, ये जो है ये 4 मीटर है, जो कि आप देख सकते हैं 1 2 3, और ये 4 मीटर पे पूरी वेव कंप्लीट हो रही है। तो ज़रा तस्दीक के लिए हम ये करते हैं कि y 0 ज़रा डाल के देखते हैं। यहाँ 3 cos 2 पाई बाई 4 ज़रब 0, गोया ये हुआ 0, जिसकी वजह से ये पूरी चीज़ हो गई 1 के बराबर, और y हमारा आता है -3। ये हम देख सकते हैं कि जब हमारा अर्जी खिसकाव 0 हो, यानी यहाँ हो, तो हमारा जो तूली खिसकाव या वर्टिकल हाइट जो हमारे पास आ रही है, लहर की ऊंचाई जो हमारे पास आ रही है, वो 3 मीटर ही आ रही है। सही है। और अगर मैं डालूँ मिसाल के तौर पे y 2 डालूँ, तो ये हो जाएगा 3 cos 2 पाई बाई 4 ज़रब 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 ये कट जाएगा, cos ऑफ पाई। अब cos ऑफ पाई क्या होता है? ये बराबर होता है -1 के। गोया यहाँ मेरा खिसकाव बना -3, यानी ये इक्वेशन मेरी दुरुस्त निकली कि y ऑफ x बराबर है, यानी अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं, जनरल शक्ल में लिखूं, तो आम अल्फाज में वेव की इक्वेशन बननी चाहिए एम्पलीट्यूड cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा ज़रब x। सही है भाई। लेकिन अब थोड़ा सा गौर कीजिए, ये मैं ज़रा हटा देता हूँ, ये तो सिर्फ तस्दीक के लिए था। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे आपने तस्वीर खींची है, गोया वक्त का उनसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, वक्त का मुतगय्यर यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरेगा जाहिर है वेव भी तो आगे बढ़ेगी। तो मिसाल के तौर पे अगर दाईं समत में ये वेव आगे बढ़ रही है 0.5 मीटर फी सेकंड से, तो अब हो ये रहा है कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, वेव की शक्ल ही बदल जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब ये जो फ़र्क आ रहा है, ये आप जानते हैं कि कहलाता है फेज़ कांस्टेंट। तो अगर मैं फेज़ कांस्टेंट एक डालना चाहूँ, अगर मेरी वेव दाईं समत में जा रही है तो ये वेव कांस्टेंट जो है, सॉरी, ये जो फेज़ कांस्टेंट है, ये मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। और बात यह है कि ये फेज़ कांस्टेंट वक्त के हिसाब से बदलता भी जा रहा है, क्योंकि ये देखिए अगले लम्हे में आपके पास अगर वेव इस तरीके की बन रही है, उसके बाद फिर यूं बन रही होगी, ज़ाहिर रफ सी चीज़ बना रहा हूं मैं, और इस तरीके से अगर ये बदलता जा रहा है तो ये जो फेज़ कांस्टेंट भी है, ये ज़ाहिर है वक्त का मुतगय्यर होगा या वक्त के हिसाब से मुतगय्यर होगा। और फिर वही बात कि अगर इसको मैं 2 पाई बनाना चाहूँ, जिसमें कि मेरी पूरी वेव कंप्लीट हो रही होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 पाई बाई कैपिटल T कर दूंगा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूंगा। ये भी आप पहले से जानते हैं। तो गोया फासले के एतबार से और वक्त के एतबार से बदलती हुई वेव का एक फंक्शन हमारे पास आ गया, और ये हम देख सकते हैं कि सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन है x और
वक्त का। अच्छा, और फिर बात यह है कि अभी तो हमने देखा कि ये कॉस का पूरा फंक्शन बन रहा था, या चलिए आगे बढ़ के हम आदतन हम ये करते हैं कि हम साइन का फंक्शन देखना शुरू कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वेव कहीं बीच में से भी तो शुरू हो सकती है। तो अगर बीच में से कहीं से शुरू होगी तो यहाँ एक और फेज कांस्टेंट है जो हमें शामिल करना पड़ेगा, और उस फेज कांस्टेंट को हम फाई कह देते हैं, जो कि इसमें जमा होगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अभी तो हम दाईं जानिब बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर ये बाईं जानिब बढ़ रहा हो तो क्या होगा? बस ये है कि जो आपका माइनस है ये उस सूरत में प्लस हो जाएगा। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। और ये हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हम एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं वेव की, जिसमें वेव का सब कुछ शामिल हो जाए। तो अगर हम सिर्फ इस वेव की बात करें तो उस हिसाब से अब देखते हैं कि हमारा फंक्शन किस तरीके से तब्दील हो गया है। y फंक्शन है x और t का, जिसमें 3 चूंकि एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड तो मुसलसल एक ही है, तो 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। cos, और cos में अब फासले के एतबार से तो हमें पता है कि ये होगा, और चूंकि हम दाईं जानिब बढ़ रहे हैं तो ये होगा -2π/t। अच्छा, और चूंकि ये यहाँ पे मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इस फाई को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस यहाँ पे है नहीं, ज़ीरो है ये फाई असल में। यानी ये बात हो गई। अब लैम्डा तो हम जानते हैं और देख भी सकते हैं कि 4 मीटर है, तो यहाँ 4 लगा देते हैं, ये भी 4 हो जाएगा। टाइम पीरियड अब कैसे निकालें? भाई हमारे पास रफ्तार मौजूद है और हम जानते हैं कि रफ्तार बराबर होती है एफ लैम्डा के, और एफ होता है 1/t, तो ये हो जाएगा λ/t। गोया टी अगर मालूम करना है तो वेवलेंथ को रफ्तार से डिवाइड कर दीजिए, रफ्तार पे तकसीम कर दीजिए, तो ये बनेगा 4 मीटर बटा 0.5 मीटर फी सेकंड, यानी 8 सेकंड्स। 8 सेकंड का हमारा टाइम पीरियड आ रहा है, तो वो 8 यहाँ डालिए, बात ख़त्म कीजिए और वीडियो रोक दीजिए।